दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI जॉब नोटिफिकेशन पे। तो लास्ट क्लास में हमने जैसे PPE किट्स के बारे में पढ़ा था। तो PPE किट्स कहाँ पे किस कंडीशन में आपको ज़रूरी होता है, उसके पे अवेयरनेस को क्यों ज़रूरी है, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे उस पर हमने जाना कि वो जैसे हेलमेट के बारे, तो आपका जैसे कोई चीज़ छिटक के आता है माथे पे तो उसके लिए, जैसे एयर प्लग्स के बारे जाना हमने, फेस शील्ड के बारे जाना और मास्क के बारे जाना। तो आज हम करते हैं क्या क्लास को फ़र्स्ट एड के बारे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एड में क्या होता है, फर्स्ट एड क्यों होता है, उसका बेसिक बारे जानेंगे। उसके महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए जाते हैं प्राथमिक उपचार के कैसे करना है। फिर प्राथमिक चिकित्सा में जो एक ABC करके होता है उस टर्म को जानेंगे हम। उसके बाद संक्षिप्त रूप से यदि किसी पीड़ित को प्राथमिक उपचार कैसे देना है उसके बारे जानेंगे। तो हम आगे चलते हैं। बेसिक फर्स्ट एड क्या होता है। तो बेसिक फर्स्ट एड में जैसे आता है कि आपका इसमें जो दिया हुआ है उसमें देखते हैं बेसिक फर्स्ट एड क्या है। किसी ऐसे व्यक्ति को ज़रूरतों का आकलन करने और उन्हें संबोधित करने की प्रक्रिया, प्रारंभिक प्रक्रिया को संदर्भित करें जो घुटन, दिल का दौरा या एलर्जी हो सकता है। किसी के साथ चोट लग जाती है तो उसमें इनिशियल जो उस पर दिया जाता है बिना मेडिकल हेल्प के, बिना डॉक्टरी सहायता के उस व्यक्ति को जो पहली सहायता दी जाती है वही होता है फर्स्ट एड। अब उसमें गोल्डन शावर करके होता है। तो गोल्डन आवर में क्या होता है कि भारत, यहाँ जैसे लिख रखा है गोल्डन आवर के, तो जनरल में इसका बता देता हूँ कि जो क्या होता है कि किसी व्यक्ति को जैसे चोट लगती है, जो जोखिम होता है, या कोई रोगी है, सिर का चोट है या कोई आघात है या दिल का दौरा है, स्ट्रोक आएगा, तो उस व्यक्ति को वो जो चोट लगी है उसके बाद जैसे वो कुछ इंसिडेंट हो गया उसके बाद जो पहला 30 मिनट होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसी 30 मिनट को जो होता है गोल्डन आवर कहते हैं उस व्यक्ति के लिए। क्योंकि ये 30 मिनट क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है इसी काल को हम गोल्डन आवर कहते हैं। और ये क्यों होता है ऐसा कि जब तक मरीज़ अस्पताल पहुंचता है तब तक उसके नाजुक दौर से गुजर चुके होते हैं। तो क्या होता है कि प्राथमिक देखभाल में क्या होता है, जीवन बचाने के काम आती है। यह सुरक्षित संचालन और परिवहन के माध्यम से जितनी जल्दी हो सके निकटतम आपातकालीन कक्ष पहुँच पाने की मदद करता है। उस समय जितना कम होगा उतना ही बेहतर उपचार लागू होने की संभावना होती है। तो इसीलिए गोल्डन आवर किया जाता है कि इसको पहले जो 30 मिनट जैसे इंसिडेंट हो गया उसके बाद का पहला जो 30 मिनट होता है उसको गोल्डन आवर कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत नाजुक हो जाती है उसकी अवस्था जिसको चोट लगती है। अभी इम्पोर्टेंट इसमें गाइडलाइन फॉर फर्स्ट एडर, जो भी प्राथमिक उपचारकर्ता होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण निर्देश, दिशा निर्देश क्या है कि स्थिति का मूल्यांकन करें, किस तरीके से स्थिति में है जो प्राथमिक उपचार जो जोखिम में डाल ना दे, उसके लिए पहले उसको आपको जानना होगा। जैसे किस प्रकार के उससे उसको चोट आई है, जैसे जहरीले धुएँ से आई है या गैस से या आकस्मिक इमारत से या बिजली के तार से या अन्य तार, जो भी खतरनाक परिदृश्य जैसी दुर्घटनाओं का सामना करते समय क्या होता है कि प्राथमिक उपचारकर्ता को बहुत सावधानी बरतनी होती है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी होती है। जो जल्दबाजी करने के कारण क्या होता है कि उसकी जान जा सकती है। इसलिए आप उस चीज़ों को पहले जानकारी लें कि किस तरह का हुआ है, उसके बाद उस पर करना चाहिए अप्लाई सुरक्षा फर्स्ट एड के लिए। जैसे ABC है तो क्या क्या करना होता है, सबसे पहले किसी व्यक्ति को चोट लग गई, वो बेहोश हो गया, आप सबसे पहले उसका क्या करोगे, एयरवेज, जैसे ABC टर्म है, ABC इसका बहुत सारे सवाल पूछते हैं। ए के बारे में पूछा जाता है, ABC टर्म में क्या है, ए क्या बताता है बोल के, तो ए आपका एयरवेज होता है। तो व्यक्ति के पास आप पहले नाक को देखें कि उसके सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, और यदि उस तरह कंडीशन में है, और क्या होता है कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाता है तो उसके चारों ओर भीड़ लग जाती है। तो कोशिश करें यदि आपको जानकारी हो तो वहाँ के लोगों को हटाएं, साफ़ हवा आने दें, जिससे वो व्यक्ति सुरक्षित हो सकता है। बी होता है ब्रीदिंग। तो आसपास का पहले हमने हवा देख लिया सही है नहीं है, फिर उसके बाद हम उसका श्वास चेक करते हैं कि क्या व्यक्ति श्वास ले रहा है क्या। और सी में होता है सर्कुलेशन। तो उसको सर्कुलेशन चेक करने के लिए उसकी नाड़ियों को चेक करा जाता है कि उसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। समटाइम क्या होता है कि हवा नहीं पता चलता है, लेकिन नाड़ियाँ जो है वो पता चलती है उससे, कि ब्लड वेसल्स का पता चलता है कि धमनी कमर जो नाड़ी है उस पर चल रही है बोल के। आगे जैसे हम देखते हैं तो पीड़ित को हिलाने से बचें। कोशिश करें कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको ज़्यादा हिलाएं डुलाएं नहीं,
क्योंकि अक्सर हिलाने डुलाने के चक्कर में, स्थानांतरित करने के चक्कर में क्या होता है कि उसको चोट लग सकती है, जैसे खासकर रीढ़ की हड्डी की चोट के मामले ज़्यादा आते हैं। आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें, जैसे आपका जो मेडिकल सुरक्षा के लिए होता है वो 108 होता है, तो 108 पे आप कॉल करके उनको आप उससे बुला के फिर जो दुर्घटना स्थल पे अकेले हैं तो मदद के लिए पुकारने, पहले श्वास को स्थापित करने का प्रयास करें और पीड़ित को अकेला न छोड़ें। कभी भी कोई व्यक्ति इस तरह का स्थिति में पाया जाता है तो अगर आप वहाँ पे मौजूद हो तो उस चीज़ को कोशिश करो कि पहले उस चीज़ को ठीक करो, और फिर इमरजेंसी जो नंबर होता है 108 का, इस पर कॉल लगा के आप उनको उसकी जानकारी दो, फिर वो उस चीज़ को संभालने का कार्य करेंगे। प्रतिक्रिया निर्धारित करने का, अब निर्धारित करना है कैसे कहते हैं, डिटरमाइन रिस्पॉन्सिवनेस। यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो उसे धीरे से हिलाकर उससे बात करें और जगाने की कोशिश करें। उससे थोड़ा सा हिलाकर देखें धीरे से, वो पता चलेगा। यदि व्यक्ति बेहोश हो गया है तो फिर कोशिश करें कि वो जाग जाए, क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग धूप से भी गिर जाते हैं। अब यहाँ पे एक नोट में है क्या, यदि व्यक्ति अनुत्तरदायी रहता है तो ध्यान से उन्हें साइड रिकवरी पोजीशन पर रोल करें और अपने वायु मार्ग को खोलें। जैसे सिर और गर्दन को एक साथ रखें, उनका सिर पकड़ते हुए सावधानी से उनके पीठ पर रोल करें, टुड्डी के ऊपर उठाकर वायु मार्ग को खोलें। ये जैसे प्रोसेस करा हुआ है, तो इस चीज़ में दिखा रहा है कि सिर और गर्दन को एक साथ रख रहा है, सिर और गर्दन को एक साथ कर दिया, सिर को पकड़ते हुए मतलब इधर नीचे पकड़ते हुए उसकी पीठ पर रोल करा उसको, फिर टुड्डी पे, ये टुड्डी है, इसको खोल कर वायु मार्ग को खोलें। ये कह रहा है नाक यदि जाम हो गया, यहाँ पे देखें समटाइम क्या होता है कि हार्ट अटैक्स आती है तो ये आपके दांत फंस जाते हैं, तो ये जनरली ये कह रखा है ऐसे। और ये चीज़ें होती हैं तो आप सबसे पहले इन चीज़ों को नोटिस करोगे, ध्यान दोगे कि ये चीज़ें तो नहीं हो रही है, इसके पीछे बहुत सारी रीज़न होती हैं। उसके बाद क्या करना है कि सांस लेने संकेतों को देखें, फिर सांस लेने के संकेत को देखें, सुने और महसूस करें। इंग्लिश में है लुक लिसन एंड फील फॉर साइन ऑफ ब्रीदिंग। तो पीड़ित की छाती को ऊपर उठाने और गिरने के लिए देखें, सांस लेने की आवाज़ सुन रहा है नहीं चल रहा है। यदि पीड़ित सांस नहीं ले रहा है तो नीचे दिया गया भाग देखें। यदि भाग, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है उस कंडीशन में आपको क्या करना है। व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है, अगर पीड़ित सांस ले रहा है लेकिन बेहोश है, सिर और गर्दन को शरीर से जोड़ कर रखते हुए ना अपनी तरफ घुमाएं और मुंह को बाहर निकालने का मदद करेगा, जीभ या उल्टी मार को अवरुद्ध करने से रोकेगा। आगे जैसे हम देखते हैं, पीड़ित के क्या होते हैं, परिसंचरण की जांच करनी होती है, चेक द विक्टिम सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है उसके लिए नाड़ी देखेंगे हम, और गर्दन के पास होती है जबड़े हड्डियों की स्थिति देखेंगे, उससे पता चल जाएगा। यदि नहीं है तो उसको CPR देने शुरू कर देना पड़ेगा, यदि आपको CPR की जानकारी है तो। आगे है, उसका आवश्यकता अनुसार रक्तस्राव, आघात और अन्य समस्याओं का उपचार करें। जैसे आपको पता है कि ट्रीटिंग ब्लीडिंग, स्टॉक, अदर प्रॉब्लम्स। यदि पीड़ित सांस ले रहा है, उसकी नाड़ी अगली प्राथमिकता किसी भी रक्तस्राव को नियंत्रित करने की होनी चाहिए, तो विशेष रूप से आघात मामले और सदमे को रोकना प्राथमिकता होती है। जिससे कि व्यक्ति कट जाता है तो उस क्रम में क्या होता है कि ब्लड जो है वो निकलने लगता है कंटिन्यू, तो कोशिश करें सबसे पहले ब्लड को रोकने का, उसका स्टॉप ब्लीडिंग हो गया, उसको पहले जो ब्लीडिंग है उसको रोकें, उसके बाद अगले उसको फिर जो भी ट्रामा है, अभी खून बह रहा है तो उसको आपको सबसे पहले रोकना है, जिससे वो व्यक्ति जो शायद सदमे में न जाए। सदमे से आने से फिर अब दिक्कत हो सकती है, एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसलिए पहले क्या होता है उस चीज़ को, अब इसमें दो तरह के हैं। आदमी को शॉक लग सकता है, खून बहना बंद करें। अब सबसे पहले क्या होता है, ब्लीडिंग को रोकना है। ट्रॉमा पीड़ित को बचाने के लिए रक्तस्राव पर नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। रक्तस्राव के प्रबंधन किसी अन्य तरीके से आजमाने से पहले घाव पर सीधे दबाव डालें। अब इसमें क्या होता है कि जहाँ पे स्टॉप ब्लीडिंग हो रही होती है वहाँ पे क्या होता है कि आपको सीधे ही उस जगह को दबाना है, जिससे उस व्यक्ति को जो ब्लीडिंग हो रही है, खून का रक्तस्राव हो रहा है, वो रुक जाए। क्योंकि उसकी कमी होने से बॉडी में हवा
सर्कुलेशन नहीं होती है और हवा यदि नहीं जाएगी बॉडी में तो बॉडी क्या होता है, वीक होते जाता है। वो बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो मरते हैं, वो काम नहीं करने लगेगा, उससे दिक्कतें आती है। अब आता है शॉक का, सदमे का इलाज। तो शॉक शरीर से रक्त के प्रवाह में कमी। शॉक लगता है, उसके पीछे भी देखो कारण क्या क्या है। अक्सर शरीर में कभी कभी मनोवैज्ञानिक आघात के बाद होता है। कभी कभी क्या होता है, मानसिक तौर पे कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है तो वो इम्पैक्ट डालता है, जिसके कारण कभी कभी शॉक आ जाती है। सदमे में व्यक्ति की त्वचा अक्सर बर्फ़ की जैसे ठंडी हो जाती है। हाँ, जब व्यक्ति को सदमा पड़ता है, इसके एक सिम्टम्स हैं। किसी व्यक्ति को जैसे सदमा पड़ा तो आपको कैसे पता चलेगा, तो उस व्यक्ति का जो त्वचा मिलेगा वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, या व्यक्ति उत्तेजित है या उसकी मानसिक स्थिति बदल जाती है, और चेहरे और होठों पर आसपास की त्वचा का रंग पीला हो जाता है। जो भी सदमा लगता है उसका ये सब लक्षण है। अनुपचारित झटका आघात हो सकता है। जिस किसी को भी गंभीर चोट या जीवन दमनी की स्थिति का सामना करना पड़ा, उसे सदमे का खतरा है। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति को भी कभी पहले अनुपचारित झटका या आघात हुआ है तो उसके क्या है, गंभीर चोट या जीवन दमनी की स्थिति का सामना करना पड़ा हो तो उसे सदमे का खतरा बना रहता है। अब घुटन का चॉकिंग एक उसमें आती है। चॉकिंग में क्या है, घुटन जो है, घुटन से मौत, मिनटों में मौत या फिर स्थायी मस्तिष्क क्षति का कारण बन सकती है। घुटन जनरली क्या होता है, अब यदि एयर सप्लाई सही नहीं होता है पूरे बॉडी पे तो उस पर घुटन होती है। जैसे धुएं पे आप रहते हो काफ़ी देर से तो उसमें घुटन होती है। अब जले का इलाज करना है तो जले का इलाज करने के लिए क्या करना होता है, जल गया है कोई बॉडी का पार्ट, पहले और दूसरे डिग्री के जले को पानी, पहला फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री में क्या होता है कि पानी में डुबो कर या फ्लश करके इलाज करता है। क्रीम, मक्खन या मलहम का प्रयोग ना करें और फफोले ना फूटे। जो भी फूल जाते हैं ना, फोड़े हो जाते हैं, उनको कोशिश करें कि ना फोड़ें। थर्ड डिग्री बर्न को एक नम कपड़ा से ढकना होता है। जले हुए भाग से कपड़े और आभूषण हटा दें। जो भी जला हुआ भाग है उसमें से कपड़े और आभूषण हटा दें, क्योंकि आभूषण से बॉडी में क्या होता है, जहाँ भी बर्न हो जाता है तो उसमें मांस, आभूषण का कुछ उसका मांस होता है तो वो क्या होता है, या द्रव्यमान होता है तो वो क्या है, जले हुए भाग में अंदर घुस जाएगा और चिपक जाएगा। कपड़े में भी वही है, चिपक जाएगा, इसलिए उसको हटाने के लिए कह रहा है। लेकिन जले हुए कपड़े को हटाने की कोशिश ना करें। जो जल गया है कपड़ा, उस कपड़े को ना हटाएं, उसको रहने दें, जले हुए भाग को। बस उसके बाद जैसे आपका है आगे मस्तिष्क आघात का उपचार कैसे करें। तो मस्तिष्क आघात हुआ है उसका उपचार कैसे करें, तो पीड़ित के सिर पर चोट लगी है तो उसकी कंसीव करने का लक्षण पहले देखना है, सामान्य लक्षण है या फिर चोट या भटकाव, स्मृति हानि, चक्कर मालती। तो ऐसे करके करना है। अब जैसे आगे रीढ़ की हड्डी में चोट के शिकार का इलाज। जो रीढ़ की हड्डी है उस पर लगा हुआ है, तो रीढ़ की हड्डी पे चोट का संदेह है तो यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पीड़ित के शरीर, सिर, गर्दन या पीठ को तब तक न हिलाएं जब तक वह तत्काल खतरे में ना हो। अच्छा, रीढ़ की हड्डी के चोट का शिकार यदि इलाज करना है तो उस केस में आपका सिर, गर्दन या पीठ को तब तक नहीं हिलाने कह रहा है जब तक तत्काल खतरे में ना हो। सहायता आने तक पीड़ित के साथ रहें। जब तक सहायता नहीं आ जाती है तब तक उसको अकेला ना छोड़ें, और तब तक कोशिश करें कि उस जो पीड़ित है उसको शांत बनाए रखने के लिए। उसके बाद आगे देखते हैं हम बेहोशी का हालत जब होता है उस केस में। बेहोशी जिसे कोमा भी कहा जाता है, ये गंभीर जीवन दमने वाली स्थिति है जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और खोल बाहरी उत्तेजना का जवाब नहीं देता है, लेकिन मूल हृदय, श्वास, रक्त परिसंचरण अभी बरकरार हो सकता है तो नहीं देता है। मस्तिष्क की सामान्य गतिविधि में रुकावट कारण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे शॉक लग सकता है, सिर में चोट हो गया, श्वसारा उद्योग हो गया, वायुमार्ग में रुकावट हो गया, शरीर का अत्यधिक तापमान, गर्मी, ठंडा हो गया,
कार्डियक अरेस्ट हो, दिल का दौरा पड़ना हो गया, स्ट्रोक हो गया, सेरेब्रम वेस्कुलर में दुर्घटना, खून की कमी हो गई, रक्तस्राव, निर्जलीकरण हो गया, दस्त या उल्टी, मधुमेह जो होता है, निर्मया फ्रैक्चर करा हो गया। रक्तचाप में आते हैं। रक्तचाप में आपका क्या होता है, बहुत कम या बहुत अधिक खून का बहाव होना या फिर फ्लो ही ना होना, ये हो गया। रक्तचाप में और चीज़ देखा जाता है कि उसकी क्या है, पतली है, गाढ़ी है। शराब, नशीली दवाओं का अधिक खुराक, ज़्यादा बनाने से भी दिक्कत होता है। जहर हो गया, कीटनाशक काटना, मिर्गी के दौरे हो गए, हिस्टीरिया हो गया। तो ये सारे आपके मानसिक जो सामान्य गतिविधि में रुकावट के कारण उत्पन्न होती है, ये सारी बीमारियां हैं। अब आगे देखते हैं हम इसमें फर्स्ट एड में क्या है। आपातकालीन नंबर पर कॉल करें तो उसके लिए मैंने जैसे कहा A108 है, यहाँ भी मिल जाएगा आपके। आगे है व्यक्ति के वायुमार्ग श्वास को इतनी नाड़ी बंद करें, नाड़ी की जांच करें, वो बार बार जांच करने जिससे उसकी चलना चाहिए। हर कोशिश करना कि यदि वो नहीं चल रही तो CPR देने का। CPR अगर व्यक्ति सांस ले रहा है तो उसे पीठ की बेल्ट हटा दें और ऐसे करके फिर उसको ठीक करें। अभी जैसे ये पीठ ऊपर की ओर आ गया, ऐसे करके लेटाओगे तो रिलैक्स होता है उसमें। आगे इसमें देखते हैं, तो उसको पीठ की बेल्ट लेटा के उसको CPR देना शुरू कर दें। फिर रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है तो उस केस में आपको क्या करना है, रोल करते समय शरीर को एक ही स्थिति में रखें, गर्दन के लिए ठीक से आ रहा था। चिकित्सक सहायता आने तक व्यक्ति को गर्म रखें। और अगर आप किसी व्यक्ति को बेहोश होते हुए देखें, गिरने को बचाने की कोशिश करें कि उस व्यक्ति को बचाया जाए। तो व्यक्ति को फर्स्ट पर सपाट करना है और पैरों को इस तरह को उठाएं जिससे उसको थोड़ा सहारा मिलता है, और सहारा दें तो उससे थोड़ा रिकवर होने का चांसेस बढ़ जाता है। यदि लो ब्लड शुगर के कारण बेहोशी की संभावना है तो बेहोशी को मीठा पानी खाने पीने को के लिए दें। अब क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो इस पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा ना करें, है ना, कोई व्यक्ति बेहोश है तो व्यक्ति को कभी भी खाना या पीना ना दें। व्यक्ति को अकेला ना छोड़ें। बेहोश व्यक्ति के सिर को नीचे तकिया न लगाएं। बेहोश व्यक्ति के चेहरे पर थप्पड़ न मारें और न ही चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। यह उसमें क्या होता है कि बहुत सारे उसमें परेशानियाँ आती है, शौक और लग सकता है, अचानक झटका मिल सकता है। तो ये इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अब इसमें क्या क्या खतरे हैं, क्यों नहीं करना चाहिए। जो चेतना है, चेतना का नुकसान हो जाने का खतरा हो सकता है। यदि व्यक्ति अपनी पीठ पर है, जीभ के गले के पीछे है तो उसे वायुमार्ग अवरुद्ध हो सकता है। बेहोशी के कारण जानने से पहले सुनिश्चित कर लें कि व्यक्ति सांस ले रहा है। यदि चोटें अनुमति देती है तो हताहत को ठीक करने की स्थिति में गर्दन को विस्तारित करके रखें। अचेतन हताहत को कभी न मारते। अब आगे क्या है कि जो बेहोश घायल व्यक्ति है निदान करें। तो हाउ टू डायग्नोस एन अनकॉन्शियस इंजर्ड पर्सन। शराब पर विचार करें। उस पर देखें कि कहीं शराब पिया हुआ तो नहीं है, तो उसके लक्षण को देखें किस तरह का है, खाली बोतल या शराब की के अंदर। ये जैसे इसको पेट के बल लिटाया हुआ है, इससे क्या होगा, आपका इसको सीधा ये सांस लेने में आसानी होती है उसमें, इसलिए इस चीज़ को आता है। अब आता है मिर्गी पर विचार। मिर्गी का यदि है तो आप कैसे पता करोगे कि मिर्गी का है। मुंह के चारों ओर लार या आमतौर पर आप दृश्य से हिंसक दौरे के संकेत दिखेंगे। मिर्गी पे क्या होता है, आदमी छटपटाता ज़्यादा है। इंसुलिन के बारे ये चीज़ें हो सकती है, तो आपको इन चीज़ों के बारे कैसे जानेंगे कि ये ऐसा कुछ हो सकता है बोल के। इंसुलिन के लिए क्या लक्षण है ये सब। क्या हुआ, व्यक्ति इंसुलिन शॉक से पीड़ित हो सकता है तो उसके लिए क्या है, उसको निदान का उपचार कैसे करना है। ड्रग्स के बारे सोचे, थिंक अबाउट ड्रग्स। क्या कोई ओवरडोज है, हो सकता है कि खुराक ली हो, कम खुराक ली हो या ज़्यादा खुराक ली हो। तो निर्धारित दवा के लिए पर्याप्त नहीं है। आघात पर विचार करें। क्या व्यक्ति शारीरिक रूप से घायल है। संक्रमण के लक्षण देखें।
घाव के चारों ओर लाल धारियाँ को देखें, उससे पता चलेगा कि कितना पुराना है, अभी करंट का है वो पता चल जाएगा। जहर के लक्षणों के चारों ओर देखें, लुक अराउंड फॉर साइंस ऑफ पॉइजन। ठीक है, मनोवैज्ञानिक संभावना हो सकती है, सदमा का हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अगली अपडेट आप तक जब भी अगली अपडेट आती है तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद।